हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन। और मैं आज आपका दोस्त मानी आपके लिए लाया हूँ जेसन बॉर्न सीरीज़ की दूसरी मूवी। इस सीरीज़ में टोटल 5 मूवीज़ है और आज मैं दूसरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस दूसरी मूवी का नाम है द बॉर्न सुप्रीमेसी। तो ये ईयर 2004 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। काफ़ी अच्छी रेटिंग है और होनी भी चाहिए क्योंकि मूवी ऐसी ही है। तो इसकी पहले पार्ट की तरह ये मूवी भी काफ़ी धांसू पिक्चर है और जो इसमें सारा जो दिखाया गया है प्लॉट, कैरेक्टर्स और सब ने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन करा है, तो देखने में मज़ा आ जाता है। तो आपको पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए और जो आप शो कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। सो अब हम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पेरिस वाले कांड के 2 साल बाद मरी और जेसन बॉर्न दोनों गोवा इंडिया में आके रहने लग जाते हैं। वहाँ ये अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन हमेशा जेसन बॉर्न को कुछ ना कुछ सताता रहता है। उसे बार बार अपनी पिछली ज़िंदगी के फ्लैशबैक आते रहते हैं, तो इससे काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन वो हर बार जब भी उसे फ्लैशबैक आते हैं तो उन सारे फ्लैशबैक को अपनी एक डायरी में नोट करता रहता है और जो भी उसे दिखता है वो वहाँ पर लिखता रहता है। इधर फिर सीन जाता है बर्लिन की तरफ, जहाँ पर अब CIA को नई डेप्यूटी डायरेक्टर मिल गई पैमेला लैंडी और हमारे अभी भी डायरेक्टर हैं वॉर्ड अबॉट। तो पैमेला लैंडी के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा होता है, जहाँ पर उसका एक एजेंट एक अननोन सोर्स को $3 मिलियन देता है कुछ नेस्की की फाइल्स लेने के लिए। उस फाइल में जिक्र होता है एक CIA एजेंट का जिसने कुछ सालों पहले 7 साल पहले $20 मिलियन चुराए थे। तो जब ये मिशन चल रहा होता है तो इसके बीच में एक आदमी किरिल एक एजेंट आता है जो कि रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करता है और ख़ासकर यूरी ग्रेटकोव के लिए। यूरी ग्रेटकोव इसमें एक बहुत बड़ा रशियन बिजनेसमैन दिखा है जिसने हर गवर्नमेंट की सर्विस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। तो वो जो किरिल वहाँ पर जाता है और उनके पूरे प्लान को बर्बाद कर देता है। किरिल वहाँ पर जाता है और एक बॉम्ब में की मदद से तो पूरी बिल्डिंग का पावर उड़ा देता है और एक बॉम्ब को वहाँ पे खुला छोड़ देता है और उस बॉम्ब पर जेसन बॉर्न के फिंगरप्रिंट छोड़ देता है ताकि सारा शक जेसन बॉर्न पर चले जाए। तो जैसे पावर सप्लाई ख़त्म होती है और किरिल उन दोनों एजेंट को मार के नेस्की की फाइल्स लेके सब पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। तो इधर मिशन अनसक्सेसफुल होने पर पैमेला लैंडी काफ़ी पागल हो जाती है और घबरा जाती है। इधर जो यूरी ग्रेटकोव होता है वो उसे वापस ऑर्डर करता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ और वो किरिल को बोलता है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा जेसन बॉर्न के मारने के लिए। तो किरिल पता लगाता है और उसे पता लग जाता है कि जेसन बॉर्न और मैरी दोनों गोवा में हैं। वो वहाँ पर आता है और एक दिन जैसे ही जेसन बॉर्न दौड़ रहा होता है पानी पीने जाता है तो उसे वहाँ पर किरिल दिख जाता है और वो पहचान जाता है कि ये कोई ना कोई एजेंट है और हमें यहाँ पे नुकसान पहुँचाना है। तो वो मरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे वो मरी को लेकर वहाँ से भागता है तो एक जगह पर आने पर वो मरी और जेसन दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। जेसन ये सोचता है कि वह पास वाली सीट पर बैठेगा और उस एजेंट किरिल को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और किरिल एक जगह पर रुक जाता है और अपनी स्नाइपर से ड्राइवर सीट की तरफ गोली ताक देता है, तो जिससे बेचारी मरी मर जाती है और उनकी कार पानी में गिर जाती है। इधर सीन वापस बर्लिन की तरफ जाता है। इधर डेप्यूटी डायरेक्टर पैमेला लैंडी और डायरेक्टर वॉर्ड अबॉट दोनों उस ऑपरेशन की नाकामी के बाद बर्लिन आते हैं और उधर सारी जांच करते हैं कि उनका ये मिशन अनसक्सेसफुल कैसे रहा। तो जैसे वहाँ पर जांच करते हैं बॉम्ब की तो वहाँ पर उन्हें जेसन बॉर्न के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। इधर यूरी ग्रेटकोव किरिल को काम पूरा होने पर उसे उसके पैसे देके छोड़ देता है। इधर जेसन बॉर्न काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। मतलब एक उसकी पार्टनर ही तो थी मरी जो उसके साथ रहती थी और वो जो उससे प्यार कर रही थी और जिसे वो अपना बोल सकता था। उसे ना अपने पास्ट के बारे में कुछ पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर वो मैरी की एक फ़ोटो लेके हुए पनाजी से निकल जाता है नेपल्स के लिए। इधर पैमेला लैंडी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे फिर वो कुछ ना कुछ सोच में पड़ जाती है और उसे पता लगता है कि जेसन बॉर्न और ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ये नेस्की की फाइल्स आपस में कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं और जिस CIA एजेंट ने 7 साल पहले $20 मिलियन निकाले थे उसका नेस्की की फाइल्स में
वो नेस्की की फाइल्स में उसका नाम है लिखा हुआ है, तो समझ जाती है कि कुछ न कुछ कोई ना कोई अंदर का मिला हुआ है। तो फिर वो डायरेक्टर वॉट अबाउट से पूछताछ करने लग जाती है। वो वॉट अबाउट से पूछती है कि आप ऑपरेशन रेडस्टोन के बारे में क्या जानते हैं। जेसन बॉर्न हर चीज़ के बारे में पूछने लग जाती है और उसे पक्का यकीन होता है कि जो पहले जो अलेक्जेंडर कॉन्कलिन मरा था पिछले में, जो रेडस्टोन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करा था, उसका जेसन बॉर्न का और इस नेस्की के कत्ल के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर है। इसके बाद पैमेला और अबॉट भी दोनों बर्लिन के लिए निकल जाते हैं। इधर जब जेसन बॉर्न नेपल पहुंचता है तो वो अपने असली पासपोर्ट से पहुंचता है, मतलब कोई दूसरा फेक आईडी से नहीं पहुंचता, जेसन बॉर्न नाम से पहुंचता है। तो जैसे CIA वालों को ये बात पता लगती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोलते हैं कि तुम वहाँ पर जेसन बॉर्न को रोक के रखो। तो वे लोग उसे एक रूम में पकड़ के रखते हैं जेसन बॉर्न को। वहाँ पर एक CIA एजेंट आता है और वो बॉर्न को इंटरोगेट करता है ताकि उसका थोड़ा टाइम निकाल पाए और उसे वहाँ पर रोक पाए। तो एक जगह पर आने पर बॉर्न उन सारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और CIA एजेंट वाले थे उन सबको वहाँ पर मार देता है और उनको वहाँ पर बेहोश कर देता है। और फिर उस CIA एजेंट का मोबाइल लेता है और उसमें अपनी सिम कॉपी कर देता है ताकि वो जिससे भी बात करे वो CIA एजेंट उसे पता लग जाए। जब वो डेप्यूटी डायरेक्टर पैमेला लैंडी को कॉल करता है वो CIA एजेंट, तो उसे पता लगता है कि अब CIA को नई डेप्यूटी डायरेक्टर मिल गई पैमेला लैंडी और वही सब कुछ हेड कर रही है। तो उसे एक नया टारगेट मिल जाता है ताकि वो जान पाए कि वो सब उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मतलब उससे क्या चाहते हैं। उसके बाद उसे वापस याद आता है कि रेडस्टोन प्रोजेक्ट में उसका एक साथी था जर्दा, जो कि मुनिच में रहता है और वही आखिरी बचा हुआ अटेंडी है रेडस्टोन प्रोजेक्ट का। तो वो मुनिच के लिए निकल जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि CIA वाले वापस निकी पार्सन को पकड़ लेते हैं, वही टेक्नीशियन जो रेडस्टोन प्रोजेक्ट में एक टेक्नीशियन थी और पिछली मूवी में हमें दिखाई गई थी। अबॉट आता है और उसे निकी पार्सन को CIA की ऑफिस ले जाता है, जहाँ पर पैमेला लैंडी और अबॉट दोनों मिलकर निकी पार्सन से पूछताछ करते हैं। नेस्की फाइल्स, रेडस्टोन प्रोजेक्ट और जेसन बॉर्न तीनों, पैमेला लैंडी को लगता है कि तीनों किसी न किसी तरह मिले हुए हैं। और जो CIA का एजेंट जो उन्हें धोखा दे रहा है और जिसने 7 साल पहले $20 मिलियन चुराए CIA से, वो उसका पर्दाफाश इसी तरह होगा और जो उसके CIA एजेंट जो मरा है उसका बदला भी वो इसी तरह ले पाएगी जेसन बॉर्न और रेडस्टोन प्रोजेक्ट और नेस्की फाइल्स के द्वारा। तो पूरा खंगालना शुरू कर देती है उन तीनों चीज़ों को। इधर बॉर्न मुनिच पहुंच जाता है और वो जर्दा के घर पहुंचता है। जर्दा के घर पहुंचने पर उसे पता लगता है कि ऑपरेशन रेडस्टोन तो कॉन्कलिन के मरने से पहले ही बंद कर दिया गया था और वो पहले से ही ख़त्म हो चुका है और वे दोनों आखिरी बचे हुए हैं अब ऑपरेशन रेडस्टोन के आदमी। इधर फिर बीच में दोनों की फ़ाइट होने लग जाती है और जेसन बॉर्न थोड़ा अपर हैंड लेता है जर्दा से फ़ाइट करने में। और फिर CIA वालों को पता लग जाता है कि जेसन बॉर्न वहाँ पे पहुँच चुका है जर्दा के घर पर। तो उनके पहले पहुंचने से पहले ही वो जर्दा को मार देता है, मतलब वो मारना तो नहीं चाहता था लेकिन अब क्या करे, मार देता है और सारे सबूत मिला देता है वहाँ से और भाग जाता है। इधर फिर उसके बाद वो वापस बर्लिन आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो सोच में पड़ता था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन अब उसे टारगेट मिल चुका है पैमेला लैंडी, तो उसके पीछे भागता है। वो बर्लिन पहुंचता है और एक सामने वाली एक बिल्डिंग, मतलब CIA के ऑफिस के सामने वाली एक बिल्डिंग से पैमेला लैंडी को निशाना बनाता है और उसे कॉल करता है। तो उसे पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी और क्या रीज़न है मुझे मारने का। तभी उसे वहाँ की खिड़की में निकी पार्सन दिखती है और उसे पता लगता रहता है कि ये रेडस्टोन प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है, तो उसका इस पूरे कांड से जुड़ा होना उसे एक अजीब सा होता है। तो CIA वालों से बोलता है कि तुम मुझे निकी पार्सन से बात करने दो, तभी मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इधर फिर सब लोग प्लान बनाते हैं कि निकी पार्सन को कैसे उसके सामने भेजेंगे और क्या क्या वहाँ पर करना चाहिए। तो उसके लिए हैवी सिक्योरिटी लगाते हैं। लेकिन वहाँ पर उस दिन एक रैली निकल रही होती है, मार्च निकल रही होती है। तो वहाँ से बचते बचाते उसको निकी पार्सन को बॉन्ड ढूंढ लेता है और उसे एक रूम में ले जाके उससे पूछताछ करने लग जाता है। तो यहाँ पे निकी पार्सन बताती है कि ऑपरेशन रेडस्टोन को कॉन्कलिन हेड नहीं कर रहे थे बल्कि डायरेक्टर वॉट अबॉट हेड कर रहे थे और वही इसकी सुपरवाइज़र थे। और वही बताती है कि ये पूरा मिशन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, मतलब मैं जिस तरह जानती हूँ ऑपरेशन रेडस्टोन को तो वो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया और मैं पूरी तरह बेकसूर हूँ। उसकी ये सब बातें, और उधर वो उससे ये भी पूछता रहता है कि और उधर ही निकी पार्सन उसे बताते हैं कि उसने कुछ CIA वालों को कत्ल करा। तो बोलता है कि मैं CIA वालों को क्यों मारूंगा, उस टाइम तो मैं गोवा में 4000 मील, मतलब इस बर्लिन से 4000 मील दूर गोवा इंडिया में रह रहा था अपनी मरी के साथ में, और मुझे तो यहाँ पर मैं इसलिए आया क्योंकि किसी ने मेरी मरी को कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर भी कुछ सोचने लग जाती है कि शायद तक बॉर्न सही कह रहा हो। इधर बॉर्न फिर ये सब होने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर
डेप्यूटी डायरेक्टर पेमेला लैंडी भी सोच में पड़ जाती है कि वो ढूंढने लग जाती है कि क्या बॉन्ड सच में सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। डेप्यूटी डायरेक्टर पेमेला लैंडी का जेसन बॉन्ड को पकड़ने का मिशन अनसक्सेसफुल रहता है। इसके बाद जेसन बॉन्ड एक साइबर कैफ़े में जाता है और क्योंकि उसे एक निक्की पार्सन एक हिंट देती है कि उसका नेस्की फाइल्स का मतलब पॉलिटिशियन नेस्की का ट्रेडस्टोन का सबका कुछ ना कुछ मिला है और इस वजह से पेमेला लैंडी उसके पीछे पड़ी हुई है। तो एक साइबर कैफ़े में जाता है और पॉलिटिशियन नेस्की के लिए सर्च करने लग जाता है। तो जहाँ उसे पता लगता है कि एक नेस्की एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा नेता था और वो गवर्नमेंट की सारी मतलब तेल के कुएँ और सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ था। और एक दिन अचानक उसकी मतलब ऐसा उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मार दिया और उसने खुद ने भी सुसाइड कर लिया और उसकी रीज़न पता नहीं होता किसी को। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्कलिन का जो असिस्टेंट होता है डेनिजन, वो अबॉट को बुलाता है उसी बिल्डिंग में जहाँ पर उनके CIA एजेंट को स्टार्टिंग में मारा गया था और उसे बताता है कि उसे पता लगता है कि जेसन बॉन्ड को यहाँ पे किसी ने फंसाया है जानबूझकर, क्योंकि वो बताता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो बॉम्ब फटा नहीं उस पर आधे अधूरे फिंगरप्रिंट है, पूरी तरह दर्शाता है कि जेसन बॉन्ड को कोई ना कोई फंसाना चाहता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन विलन होता है वो अबॉट ही होता है। तो फटाफट जाके उस डेनिजन को मार देता है ताकि वो पेमेला लैंडी को कुछ बता ना पाए और इस तरह डेनिजन की बेचारे की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जेसन बॉन्ड उसी होटल ब्रेकर में जाता है जहाँ पर नेस्सी की मौत हुई थी। तो वहाँ पर जाकर मैनेजर से उसी रूम का मांगता है कि मुझे वो 645 रूम नंबर दे दो, लेकिन मैनेजर बोलता है कि हमारे पास वो रूम अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा उसके पास वाला रूम दे देता है। तो इतने में जब वहाँ पर साइन वाइन करता है सब करता है तो CCTV कैमरा में जेसन बॉन्ड पकड़ा जाता है और CIA वाले उसे वहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो जेसन बॉन्ड जब उस 644 रूम में तो नहीं जाता जबकि 645 रूम में चल जाता है जहाँ पर नेस्की की मौत हुई थी। जैसे उस रूम में जाता है तो उसे पूरा फ्लैशबैक मिलने लग जाता है, जिस तरह उसे पिछली वाली मूवी में मुंबासी वाला फ्लैशबैक मिला था। तो उसे फ्लैशबैक मिलता है कि कैसे उसने जब उस नेस्की को मारना है तो उस रूम में उसकी पत्नी भी थी। तो जब उसकी पत्नी सामने है तो उसने उसकी पत्नी को भी मार दिया और उसके पति को मारने के बाद गन उसकी पत्नी के हाथ में रख दी और ऐसा पूरा दिखा दिया कि ये सुसाइड है। वो जब कर रहा होता तो CIA वाले भी पहुंच जाते, लेकिन जब वो उसके पास वाले रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे खटपट सुन के जेसन बॉन्ड पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से उस होटल से भाग जाता है बाहर। इसके बाद पेमेला लैंडी उधर होटल रूम में आती है और वो अजीब सा मतलब उसे कुछ ना कुछ हिंट मिलता है, मतलब उसे कुछ ना कुछ एक सोच बन जाती है कि उसे लगता है कि जेसन बॉन्ड कहीं ना कहीं निर्दोष है। और जैसे उस नेस्की के रूम को देखती है तो उसे वापस कुछ ना कुछ बड़ा सा गेम लगता है। इधर डायरेक्टर ग्रेक्टो उस यूरी को बोलते हैं, उस यूरी बहुत बड़े बिजनेसमैन को बोलते हैं कि तुम कुछ ना कुछ जल्दी करो वरना हम सब मर जाएंगे। इतने में बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर जेसन बॉन्ड आ जाता है और जेसन बॉन्ड उसे बातों बातों में उलझा कर उससे पूरा सच उगलवा लेता है कि वही CIA एजेंट अबॉट ही है जिसने 60 साल पहले $20 मिलियन के लिए अब जेसन बॉन्ड से नेस्की को मरवाया था। और उस किसके कहने पर, उस यूरी पॉलिटिशियन के मतलब बिजनेसमैन के कहने पर उसी ने जेसन बॉन्ड की मदद से नेस्की और नेस्की की पत्नी को मरवाया था और इसके लिए यूरी ने उसे $20 मिलियन दिए थे। वो सब जब टेप तो उसी वक्त जेसन बॉन्ड भी वो सारी चीज़ें टेप में रिकॉर्ड कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में फिर जैसे ही पेमेला लैंडी अबॉट के पास आती है तो वहाँ पे बोलता है कि आई एम सॉरी और वहाँ पर सुसाइड कर लेता है। और जैसे ही पेमेला लैंडी अपने रूम में पहुँचती है तो वहाँ पे उसे पूरी टेप मिल जाती है सबूतों के साथ कि बेचारा जेसन बॉन्ड निर्दोष है और सारा कीड़ा धरा है उस यूरी बिजनेसमैन और डायरेक्टर अबॉट का है। इधर जेसन बॉन्ड काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि जैसा उसने लोगों के साथ करा था वैसा ही उसके साथ हो जाता है, उसकी अपनी उससे छिन जाती है, मरी उससे छिन जाती है। तो काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि वो जाके मॉस्को में नेस्सी की बेटी इरेना से मिलेगा जहाँ पे उसकी बेटी रह रही है और उसके सामने पूरा कन्फेशन करेगा। इधर यूरी किरिल को पूरा असाइनमेंट देता है कि अब जाकर तुम बस जेसन बॉन्ड को मार ही डालो। इधर जैसे ही जेसन बॉन्ड मॉस्को पहुँचता है तो किरिल उसे वहाँ पर पकड़ लेता है एक जगह पर और उसे शूट करने लग जाता है। लेकिन जेसन बॉन्ड जैसे जैसे वहाँ पर भागता है और वहाँ पर इरेना के लिए खोज करने लग जाता है, लेकिन उसे इरेना वहाँ पर नहीं मिलती है, कहीं वही नई जगह शिफ्ट हो जाती है। इधर एक जगह पर किरिल जेसन बॉन्ड को शूट करता है लेकिन उसे पूरी तरह मार नहीं कर पाता क्योंकि बीच में पुलिस वाले रहते हैं। तो जैसे तैसे जेसन बॉन्ड वहाँ पर एक कार में टैक्सी में बैठ कर वहाँ से बचता है और बहुत अच्छा चेस सीन है वहाँ पर, एक मस्त सा चेस होता है। उसके बाद वो एक जगह पर आने पर वो भी पूरी तरह घायल हो जाता है और वहाँ पर एक जगह पर आने पर
किरिल की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे बेचारा किरिल वहाँ पर अधमरी हालत में लेटा होता है और उसे वहाँ पर जिंदा छोड़ कर चला जाता है। इधर यूरी को रशियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और बेचारा एटो तो पहले ही सुसाइड कर होता है। इधर फिर सीन जाता है नेस्सी की बेटी इरेना की तरह। वो जब अपने घर पर आती है तो कन्फ्रंट करती है जेसन बॉर्न को। तो जेसन बॉर्न उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता किस तरह मरे? तो बोलते हैं कि हाँ, मेरी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था मेरे पापा को मारने के बाद। तो यहाँ पर जेसन बॉर्न उसे पूरा सच बताता है कि ऐसा नहीं हुआ था, मैंने ही तुम्हारे माता पिता को मारा था और ये तुम्हारा जानने का हक है। और तुम्हारे माँ बाप पूरी तरह निर्दोष थे और वो बहुत अच्छे आदमी थे। इसके बाद जेसन बॉर्न वहाँ से निकल जाता है और फिर वो पेमेला लैंडी को कॉल करता है। तो यहाँ पर पेमेला लैंडी समझ जाती है कि बेचारा जेसन बॉर्न निर्दोष था और उसे हर जगह फंसाया गया। तो उसे उसका फिर वो असली नाम बताती है और उसका असली नाम होता है डेविड वेब और उसकी बर्थ डेट बताती है। और इसके बाद जेसन बॉर्न की यहाँ पर मूवी की ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।